हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपको कंसल्ट योर डॉक्टर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फेक्शन डिजीज़ का चैप्टर नंबर 4 पार्ट 4 का हम लोग बात करेंगे। पार्ट 4 इसलिए क्योंकि हम लोग पार्ट 1 में बात किए थे नॉर्मल फीवर का, पार्ट 2 में बात किए थे टाइफाइड फीवर का, और पार्ट 3 में हम लोग बात किए थे मलेरिया फीवर का, और पार्ट 4 में हम लोग बात करेंगे डेंगू फीवर का। डेंगू फीवर क्या है, इसका कारण, कॉम्प्लिकेशन तथा कब सीरियस माना जाएगा डेंगू को, कब इसकी इलाज की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या हमें इसमें सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो बने रहें इस चैनल में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें, ताकि मेरा जो भी नया नया अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। और दोस्तों, बताना ये चाहता हूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों को एक जानकारी, आप लोगों को आज इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में बहुत हेल्प करेगा। और हम चाहते ये हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर करें और अपने समाज में जितने भी मिथ्स हैं उनको ख़त्म करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे डेंगू क्या है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। ये मच्छर ठहरे हुए पानी में रहते हैं, जो पानी जमा हुआ हो उसमें रहते हैं, और ये मच्छर हमेशा आपको दिन में ही काटते हैं। और ये मच्छर की दो टाइप होती है, एडिस एग्याप्टी, एडिस एल्बोपेक्टस। तो हम लोग जाने कि डेंगू का 2 टाइप्स होता है, 2 टाइप के होते हैं, और ये ठहरे हुए पानी में रहते हैं, वहाँ अपने अंडे को प्रोड्यूस करते हैं। वो मच्छर अपने लार्वा के थ्रू फिर बाहर को आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें मान लो एक छोटा सा एरिया अगर डेंगू का मिल गया तो उसमें कई लोगों को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो ये मादा मच्छर होते हैं, जो डेंगू के मच्छर होते हैं, उनको प्रोटीन चाहिए होता है, और प्रोटीन ह्यूमन ब्लड से ही उनको मिलता है। तो मान लिए कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को डेंगू मच्छर ने काटा, उनके अंदर वायरस इंजेक्ट कर दिया, सेकंड फिर उसको और ब्लड प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि दूसरे पर्सन में जाके वो ट्राई करता है, फिर वहाँ से वो प्रोटीन लेगा, तब उस समय आपको इंजेक्ट करेगा, उस समय आपको वायरस आपके बॉडी में चला जाता है। इस तरह से पूरे एरिया को फैला सकता है ये डेंगू फीवर। तो हम लोग बात करेंगे इसका प्रिवेंशन, मतलब इसका हम लोग इससे बचाव कैसे करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है और ये मच्छरों के द्वारा फैलता है, जो कि ये मच्छर हमें दिन में इंजेक्ट कर मल्टीपल बाइट करते हैं हमारे बॉडी में, और ये ज़्यादातर अपना अफेक्ट दिन में दिखाते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे अब डेंगू के सेरोटाइप के बारे में। तो मुख्यतः से डेंगू में 4 तरह के सेरोटाइप होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। अब हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। अगर डेंगू 1 जिसमें हो गया, उसमें लाइफ में दोबारा डेंगू नहीं होगा। ये जो इसका इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग डेंगू के अगेंस्ट काम करता है। और सेकंड का हो गया, अगर सेकंड डेंगू आपको हुआ, सेकंड सेरोटाइप आपको हुआ, तो उसमें आपको रिकरेंस है कि नेक्स्ट ईयर या 1 ईयर गैप करके, या 3rd ईयर, या अगर बहुत ज़्यादा भांति फैला हुआ है, डेंगू फैला हुआ है, उस समय आपको चांसेस है कि आपको डेंगू होगा। फिर हम लोग बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, कि हमें डेंगू में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कारण का तो हम लोग पता कर लिए, डेंगू क्या है ये भी हम लोग जान लिए। अब इसका हम लोग डिफरेंट जानेंगे कि इसमें सिम्टम्स क्या है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है डेंगू को कंफर्म करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। तो बहुत स्टडी के बाद हमें पता चला है कि इसमें लीड पैटर्न फीवर होता है, जो फीवर आपको 2 से 3 दिन रहेगा, और बहुत हाई ग्रेड फीवर भी रह सकता है। कम से कम 3 से 4 दिन तक बुखार रह सकता है, और हाई ग्रेड फीवर होता है इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक इसका फीवर रह सकता है। इसमें हम लोग को पहचानने का सबसे मुख्य रीज़न ये मिलता है कि अगर पेशेंट में कॉम्प्लिकेटेड इशू है, जैसे कि रेड चकत्ते हैं बॉडी में कहीं रेसेस है या रेड चकत्ते हैं, तो वो हमें इंडिकेट करता है लो प्लेटलेट्स की तरफ। इसमें ज़्यादातर आपको पीठ में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, जिसको हम लोग ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। आंखें इधर उधर घुमाएं तो आंखों में दर्द होता है, फ्रंटल हेडेक होता है। ये खासियत है डेंगू फीवर का।
अब हम लोग बात करेंगे डेंगू में कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स के बारे में, जो कि बहुत कम देखने को हमें मिलता है। तो कॉम्प्लिकेशन सिम्टम्स की हम लोग बात करें तो उसमें पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, कभी कभी इनके ब्लड में स्किन में ब्लड के चकत्ते भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग वायरल इन्फेक्शन रिएक्शन कहते हैं, वायरल रिएक्शन कहते हैं। ये हो सकता है आपको यूरिन आउटपुट कम, लो बीपी हो सकता है, इसमें आपका वोमिटिंग जैसा मन हो सकता है, एब्डोमेन स्वेलिंग हो सकता है जिसको हम लोग एसाइटस बोलते हैं, या प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है जिसको हम लोग पानी भरना बोलते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन मरीज को हो सकता है और इसमें कभी कभी पेशेंट को दस्त भी लग सकता है या कब्ज भी। ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिला है कि पेशेंट में कब्ज का शिकायत होता है, और बहुत खुशी का ये बात है कि ये सेल्फ ट्रीटिंग डिजीज़ है, जो कि खुद ब खुद अपने आप सेल्फ ट्रीटिंग होके पेशेंट रिकवर हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जिससे पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है इसमें, तो वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी का सहारा लेना पड़ता है। तो इसका हम लोग सिम्टम्स जाने कॉम्प्लिकेशन में जिसमें ये भी इंक्लूड है कि हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग सीबीसी किसी और कारण से कराएं तो उसमें आपको प्लेटलेट लो मिल सकता है, जो हमें इंडिकेट करता है डेंगू की तरफ, और लो होगा तो कुछ ज़्यादा ही लो समझ में आएगा, तब हम लोग इंडिकेट करते हैं डेंगू की तरफ। इसमें साइड पेट फूला जैसा लग सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो डायग्नोसिस, क्योंकि ये सारा सिम्टम्स और भी डिजीज में इन्वॉल्वेड है। फिर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे पता करें, एग्जैक्ट कैसे पता करें कि पेशेंट को डेंगू ही हुआ। तो हम लोग आगे इसका बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इसमें मुख्य है वार्निंग साइन, जो हमें डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए। जैसे आपको यूरिन आउटपुट कम हो गया है, हाई ग्रेड फीवर है, फीवर उतर नहीं रहा है, पेट फुला फुला जैसा लग रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, वोमिटिंग नहीं बंद हो रहा है, ये सारा अगर कॉम्प्लिकेशन आपके अंदर दिखे या साइन एंड सिम्टम्स दिखे तो आप अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं। तो हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में देखा जाता है WBC कितना है, वहाँ पे WBC लो आ सकता है और उसमें प्लेटलेट कभी कभी लो आ सकता है, या इनकेस 10-15% पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो फीवर है वो वायरल फीवर है या नहीं। इसके लिए हम लोग बहुत एक इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं NS1 एंटीजन। NS1 एंटीजन करा के हम लोग देखते हैं। NS1 एंटीजन हम लोग शुरू के ही समय करा के देखते हैं। जब तक वायरस आपके ब्लड में रहता है तब तक ये NS1 एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। NS1 एंटीजन का पॉजिटिव का ड्यूरेशन रह सकता है बुखार आने के 1 दिन पहले से लेकर बुखार आने के 5-7 दिन के बाद तक ये NS1 एंटीजन आपके ब्लड में पॉजिटिव रह सकता है। इसके बाद हम लोग 5वें से 7वें दिन के बाद हम लोग एक IgM नाम के एंटीबॉडीज होती है, IgM एंटीबॉडी हम लोग चेक कराते हैं। इसमें भी हम लोग ट्राई करते हैं कि कोई हाई पैथोलॉजी से कराए जहाँ पे रिपोर्ट इसका बेटर मिले। और IgM एंटीबॉडीज 95 से 97% एक्वेंसी है कि ये सबसे मुख्य टेस्ट डेंगू में माना गया है, और सबसे बेस्ट मेथड है IgM एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी हमें बहुत हद तक डेंगू डिफाइन कर देता है। इसमें सबसे हम लोग मुख्य बात किए हैं CBC के बाद उसमें WBC या प्लेटलेट वगैरह को देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात किए NS1 एंटीजन, जो कि शुरू के दिन ही पॉजिटिव मिलता है, जो कि 5 से 7 दिन तक पॉजिटिव रह सकता है आपके ब्लड में। और लास्ट हम लोग बात किए हैं IgM, जो कि सबसे डेंगू में सबसे बेस्ट टेस्ट है। इसमें 95 से 97% एफिक्वेंसी है कि पेशेंट में पॉजिटिव अगर आए तो हम लोग डेंगू सस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट का हम लोग बात करेंगे कि इसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, या एज ए डॉक्टर ट्रीटमेंट क्या करते हैं। आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या किया जा सकता है। तो आप लोग को बता दें कि इसमें कोई अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है जो कि डेंगू वायरस को किल कर दे। इसीलिए हम लोग मैनेज करते हैं डेंगू का। इसका कोई अभी तक दवा नहीं आया है, साइंटिफिकली अभी तक कोई दवा बना नहीं है जो कि एकदम डेंगू के लिए ही हो।
उसमें हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेशेंट को उल्टी नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग ओरल फ्लूइड लेते हैं, जैसे ORS हो गया, नारियल का पानी हो गया, ताकि पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन रहे। और अगर पेशेंट को उल्टी ज़्यादा हो रहा है या कॉम्प्लिकेशन है ज़्यादा, वहाँ पे हम लोग पेशेंट को भर्ती करके नस के थ्रू फ्लूइड देते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर मान ले कि पेशेंट ब्लीडिंग करके आ गया, नोज़ ब्लीडिंग या नोज़ ब्लीडिंग हो रहा है, या मुंह से उल्टी हो रहा है, या खून उल्टी हो रहा है, या मुंह से ब्लीडिंग हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का भी सिचुएशन आ सकता है, जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी कराना पड़ सकता है। अभी हम बात करेंगे कि अगर पेशेंट में एसाइटस फ्लूइड है या प्लूरल इन्फ्यूज़न हो गया है, तो वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लिकेशन को साइड में रख के पहले जो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं, फिर जाके धीरे धीरे वो सही हो जाता है। अगर वहाँ पे प्लेटलेट अगर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, इवन 15,000 आ गया है, 10,000 आ गया है, वहाँ पे आज डॉक्टर सजेशन देते हैं प्लेटलेट चढ़ाने का। प्लेटलेट 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, तो वहाँ पे एकदम से प्लेटलेट नहीं चढ़ाया जाता है। अगर पेशेंट का इंटरनल ब्लीडिंग हो गया तो वहाँ पे ये एज ए इमरजेंसी बन जाता है कि पेशेंट का अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया, या इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो गया, या लंग्स में ब्लीडिंग हो गया, ये ब्लीडिंग तब होता है जब प्लेटलेट बहुत बॉडी में कम होने लगता है या अपना इलाज समय पे नहीं ले पाता है, तब जाके ये इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होता है। और इसमें एज ए इमरजेंसी भी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी भी हो सकता है। अभी बहुत जगह हम लोग भ्रांति देखे हैं कि अगर पेशेंट भर्ती हो गया तो वहाँ पे IV फ्लूइड के साथ साथ IV एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, हम लोग मैनेज करते हैं। अगर प्लेटलेट कम है तो उसमें कैरी का पपाया टैबलेट आता है, गोट मिल्क भी हम लोग देते हैं, कीवी फल भी पेशेंट को एडवाइज किया जाता है कि कीवी का फल का इंटेक ज़्यादा बढ़ाएं, नारियल का पानी ज़्यादा लें। अगर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन नहीं है तब इसमें आपका जो कैरी का पपाया का टैबलेट है, कैरी पापा करके आता है, कैरी पापा टैबलेट हम लोग दिन में 3 बार तक दे सकते हैं, या आप हिमालय का प्लाटेंजा टैबलेट 2 टैबलेट 3 टाइम करके दे सकते हैं। इसमें आपका फीवर अगर नहीं कम हो रहा है तो उसके लिए पैरासीटामोल दिया जाता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का मैनेज किया जाता है। लैक्टोलूज सॉल्यूशन करके आता है, लूज सिरप, उसका हम लोग यूज़ कराते हैं पेशेंट को। अगर फिर भी बुखार नहीं उतर रहा है तो वहाँ पे IV के थ्रू पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न देते हैं। फ्लूइड में आप RL NS जो कि 80 ml पर आवर दे सकते हैं। ये डिपेंड ऑन कितना सीवियर है पेशेंट का, कंडीशन क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कॉम्प्लिकेशन है, जैसे वोमिटिंग हो रहा है, तो उसमें एंटी एमेटिक इंजेक्शन के थ्रू ही दिया जाता है। अगर पेशेंट का शुरुआती लक्षण समझ में आ गया है और पेशेंट सही है, मुंह के ओरल के थ्रू दवा ले सकता है, तो वहाँ पे हम लोग दवा दे के ही पेशेंट को मैनेज करते हैं और हम लोग कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। फर्स्ट थिंग कि आपको डेंगू ना हो, इसके लिए आप पहले से सावधान रहें। अगर मान ले घर में किसी का है या मोहल्ले में किसी का हुआ है तो आप लोग क्योर हो जाए, ताकि डेंगू मॉस्किटो आपको बाइट ना कर पाए। और इसमें आप लिक्विड फूड का ज़्यादा इंटेक करें, या बिना डॉक्टर से दिखाए मेडिकल से, केमिस्ट से दवाई लेके खाने लग रहे हैं। इवन हर बुखार नॉर्मल बुखार नहीं होता है। बुखार इंडिकेट करता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, ये आपको इंडिकेट करता है। तो मेडिकल के थ्रू मेडिसिन लेके खाएंगे तो कोई भी मेडिकल वाला एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, गैस के दवा, स्टेरॉइड आपको दे देते हैं और आप लोग खाने लगते हैं, तब फीवर कम हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर इलाज नहीं कराने से यही आगे टाइफाइड हो सकता है या ज़्यादा ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, कोई ज़्यादा मल्टीपल डिजीज़ कर सकता है। ये वीडियो आपके जानकारी पर्पज़ के लिए है, तो प्लीज़ से कोई भी वीडियो देख के आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर का एडवाइस लें, उनके थ्रू आप कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट करें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके भाई को मोटिवेशन मिले और ऐसे ऐसे मेडिकल फैक्ट और मेडिकल जानकारी आपके लिए लाता रहे।